साले मोहम्मद बिन कासिम की तरफ आगे बढ़ा और तलवार की नोक उनकी गर्दन पर रखी और कहा, अगर तुम्हारी ज़बान से मज़ीद कोई लफ्ज़ निकला तो मैं अपनी तलवार को तुम्हारे खून। अभी ये अल्फाज साले की ज़बान पर थे कि फ़िज़ा में दो तलवारों के टकराने की आवाज़ गूंजी और चंद लम्हों में साले की तलवार 10-12 कदम दूर गिरी हुई थी और उसके साथी हैरान खड़े थे। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाम पकड़ी और छलांग लगाकर घोड़े पर सवार हो गया और घोड़े का रुख मोड़ते हुए सुलेमान बिन अब्दुल मलिक की तरफ देखा और कहा, आपका ये साथी बहादुर तो है मगर तलवार पकड़ना नहीं जानता। मेरी बात माने कि इन साथियों को दमिश्क में जंगी हथियारों के नुमाइश से पहले किसी सिपाही के सुपर्द करें। ये कहकर मोहम्मद बिन कासिम ने घोड़े को एड़ लगाई और ज़ुबैर भी उसके साथ घोड़े को भगाकर मिनटों में नज़रों से ओझल हो गया। साले शर्मिंदगी से अपने होंठ काटते हुए अस्तबल की तरफ भागा, लेकिन सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हंसते हुए उसे रोक लिया और कहा, अब ज़्यादा बहादुरी न दिखाओ, तुम उन लड़कों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो लड़का हमारा मजाक उड़ाकर बहुत दूर निकल गया होगा। मोहम्मद बिन कासिम की शख्सियत से ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो दीन इस्लाम का पक्का पैरोकार था। रास्ते में ज़ुबैर ने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि आपको इल्म है कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक खिलाफत का उम्मीदवार भी है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, अल्लाह करीम मुसलमानों को हर किस्म के शर से हमेशा बचाए, आमीन। ज़ुबैर ने मोहम्मद बिन कासिम की बात सुनकर सुम्मा आमीन कहा और आज मैंने आपके चेहरे को पहली दफ़ा इतने जलाल में देखा है। साले का मुकाबला करने के लिए जब आपने तलवार निकाली तो मुझे आप ज़्यादा उम्र के तजर्बाकार सिपाही महसूस हुए थे। आपको पता है कि ये साले कौन था? ये तलवार जनी का बहुत बड़ा तजर्बाकार खिलाड़ी है। मैंने 1.5 साल पहले इसको देखा था। उसे अपनी महारत पर बहुत गरूर था, मगर आपने तो उसका गरूर मट्टी में मिला दिया। मोहम्मद बिन कासिम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और दमिश्क की जानिब तेज़ी से बढ़ने लगा। दमिश्क पहुंचकर दोनों ने जामिया मस्जिद में नमाज असर अदा की और कसर खिलाफत में चले गए। जहाँ अमीरुल मोमिनीन वलीद बिन अब्दुल मलिक ने उनकी आमद की इत्तला पाते ही उन्हें फ़ौरन अंदर आने का कहा। जब दोनों दरबार में पहुंचे तो खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक ने दोनों को बारी बारी सर से पांव तक देखा और पूछा, तुम दोनों में से मोहम्मद बिन कासिम किसका नाम है? मोहम्मद बिन कासिम ने नहायत अदब से जवाब दिया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है। खलीफा के सवाल करने के बाद तमाम दरबारियों की नज़रें ज़ुबैर पर लगी हुई थी, मगर मोहम्मद बिन कासिम का जवाब सुनकर वो सब हैरत से उसे देखने लगे। सबकी नज़रों में हैरत और ज़बान पर खामोशी थी। थोड़ी देर बाद सब दरबारी एक दूसरे से सरगोशियाँ करने लगे। हज्जाज बिन यूसुफ के पहले ख़त से खलीफा को इल्म तो था कि मोहम्मद बिन कासिम बिल्कुल नौजवान है, जिसकी उम्र बमुश्किल 17 साल है, मगर तमाम दरबारी ज़ुबैर को ही मोहम्मद बिन कासिम समझ रहे थे। इस लड़के को कुतैबा के लश्कर का सालार आला मानने को तैयार नहीं थे। फिर सब लोग आपस में सरगोशियाँ करने के बाद खलीफा की तरफ मुतवज्जे हुए, क्योंकि खलीफा को एहसास हो गया था कि तमाम दरबारी ख़ानदान खिलाफत के मोहसिन हज्जाज बिन यूसुफ के फैसले के ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। उन्होंने ज़ुबैर और मोहम्मद बिन कासिम को बुलाया और अपने इंतहाई करीब बिठाते हुए कहा, मैं इस नौजवान मुजाहिद को सलाम पेश करता हूँ जिसके लिए हज्जाज बिन यूसुफ जैसे ज़माना शनास के ख्यालात बुलंद हैं। मेरे लिए भी आप काबिल एहतराम है। फिर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम से पूछा, ये आपका बड़ा भाई लगता है? मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, नहीं अमीरुल मोमिनीन, ये मेरे साथी ज़ुबैर है। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने ज़ुबैर की तरफ देखा और कहा, नौजवान, मैंने आज से पहले तुमको कहीं देखा हुआ है। शायद तुम सरांदीप के एलची के साथ यहाँ आए थे। तुम वहाँ से कब आए और वो बच्चे कहाँ हैं? खलीफा को ज़ुबैर की तरफ मुतवज्जा देखकर दरबारी भी ज़ुबैर की तरफ देखने लगे और अक्सर ने उसको पहचान भी लिया। ज़ुबैर को बेतमाद देखकर मोहम्मद बिन कासिम ने जल्दी से हज्जाज बिन यूसुफ का ख़त खलीफा को पेश करते हुए कहा, यह आपके लिए ख़ास पैगाम है। खलीफा ने ख़त लेकर पढ़ा और थोड़ी देर के लिए सोच कर कहा, सिंध के राजा ने हमारे जहाज़ को लूट लिया है। सरांदीप जाने वाले औरतों और बच्चों को भी कैद कर लिया है। ज़ुबैर, तुम सारा वाक़या खुद दरबार को सुनाओ। ज़ुबैर ने शुरू से लेकर आखिर तक सारा वाक़या दरबार में सुना दिया, मगर दरबारी खामोशी से बैठे रहे। जिसको देखकर ज़ुबैर की आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने जेब से ख़त निकाला और खलीफा को पेश करते हुए कहा, या अमीरुल मोमिनीन, अबुल हसन की बेटी ने ये ख़त वाली बसरा को लिखा था, आप भी पढ़ लें। ख़त पढ़ते हुए खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक की आंखों में नमी तैरने लगी। वो भी हज्जाज बिन यूसुफ की तरह बहुत मुतासिर हुए। फिर उन्होंने दरबारियों को सुनाने के लिए ऊंची आवाज़ में ख़त दोबारा पढ़ा। वो हर लफ्ज़ और हर सतर ठहर ठहर कर पढ़ रहे थे। उनके एहसासात का अंदाज़ा उनकी आवाज़ से लग रहा था। उन्होंने अभी आधा ख़त पढ़ा था कि उनकी आवाज़ रिंध गई और वो खामोश हो गए और रुमाल से अपने आंसू साफ़ करने लगे। फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को ख़त पकड़ाते हुए कहा, इस ख़त को पढ़ने का हौसला नहीं हो रहा।
अब आगे से तुम पढ़कर सुनाओ। मोहम्मद बिन कासिम ने ख़त पढ़ना शुरू कर दिया। दरबारियों के चेहरे का रंग बदल रहा था। तमाम दरबारी ख़त सुनकर अपने जज्बात का इजहार करना चाहते थे, मगर वो सब अमीरुल मोमिनीन की खामोशी की वजह से खामोश बैठे थे। मगर यह खामोशी ज़्यादा देर कायम न रही और शहर का बूढ़ा काजी अपना जगह से उठा और बोला, अमीरुल मोमिनीन, आपको किस बात का इंतज़ार है? ये सोचने का वक्त नहीं है। पानी हमारे सर से ऊपर हो चुका है। आपने भी ख़त पढ़ा और सुना और हमने भी। हमारा दिल बेकरार और बेचैन है। आपको कोई भी फैसला करने में देर नहीं करनी चाहिए। खलीफा ने पूरे काजी की तरफ देखा और कहा, मैं आप सब की राय का मुंतज़िर था। अब आप ही बताएं कि आप क्या राय है। काजी ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, राय इस वक्त दी जाती है जब दो रास्ते हों, मगर अब हमारे सामने सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है जिहाद का रास्ता। इसलिए इस हवाले से राय लेने के बजाय हुक्म दें। खलीफा ने हाथ में पकड़ी तलवार पर गिरफ्त मजबूत करते हुए कहा, मैं आप सब की राय पूछना चाहूँगा। एक आला ओहदेदार ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, हम सब आपके हुक्म पर अमल करेंगे। आप ये बात याद रखें कि हम में से कोई भी उल्टे पाँव चलना नहीं जानता। हम सब शहीद या गाजी का दर्जा हासिल करने के ख्वाहिशमंद है। खलीफा ने कहा, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मगर हमारे पास बहुत कम फौज है। मूसा बिन नसीर का पैगाम आ चुका है कि वो अंदलस पर हमला करना चाहता है। दूसरी जानब तक तुर्किस्तान में इराक की सारी फौज को कुतैबा अपने लिए बहुत कम समझता है। इसलिए हमें कोई नया महाज खोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम फिलहाल सब्र करें या उनके महाज को कमज़ोर कर लें। बूढ़े काजी ने दोबारा अपनी जगह से उठते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन, इस खत को सुनने के बाद हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो आपका साथ देने का वादा न करे। अगर आप कम फौज का मामला अवाम के सामने रखें तो मुझे पूरा यकीन है कि सिंध की मुहिम के लिए हमको अफ्रीका या तुर्किस्तान से अफवाज बुलाने की नौबत नहीं आई है। खलीफा ने बूढ़े काजी की बात सुनकर कहा, अगर आप आवाम को जिहाद के लिए राज़ी करने की जिम्मेदारी लेते हैं तो मैं अभी और इसी वक्त सिंध के लिए जिहाद का ऐलान करने को तैयार हूँ। काजी ने खलीफा की बात सुनकर अपने बाकी साथियों की तरफ देखा। खलीफा ने जब यह मंजर देखा तो अपनी जगह से उठ खड़े हुए। दरबारी भी फ़ौरन उठ खड़े हो गए। खलीफा ने तलवार को लाठी की तरह पकड़ते हुए कहा, मैं अपने अवाम से मायूस नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये शिकायत है कि हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जो राय दे सकते हैं वो सब खुद पसंद और खुद गर्ज हो गए हैं। आपको इल्म तो है कि जब मूसा बिन नसीर ने अफ्रीका की तरफ जाने की इजाज़त चाहिए और मैंने इसको इजाज़त दे दी तो ऊंचे तबके के लोगों ने सख्त मुखालफत की थी। जब कुतैबा ने मरो पर हमला किया था तो मेरे अपने भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने साफ लफ्ज़ों में सख्त मुखालफत की थी। यह हमारी बदकिस्मती के बासर लोगों में जो मुखलिस लोग हैं वो काहिल और आराम पसंद होकर अपने घरों में बैठना पसंद करते हैं। वो लोग घरों में बैठकर रूई ज़मीन पर ग़लबा इस्लाम के लिए अपनी नेक दुआओं को काफ़ी समझते हैं। अगर तमाम मुअज़्ज़िज़ीन दरबार आवाम में जाएं और उनको जिहाद का बताएं तो मैं नहीं समझता कि चंद रोज़ में एक ऐसी फ़ौज तैयार न हो जाएगी जो न सिर्फ सिंध बल्कि पूरी दुनिया पर ग़लबा इस्लाम के लिए काफ़ी हो। आप लोग मेरी बात का बुरा ना माने। एक या दो दिन अवाम को बल्कि अपने जैसे बेअमल मुअज़्ज़िज़ीन को ये बात बताकर खुशी महसूस करेंगे, फिर सिंध के राजा दाहिर को बुरा भला कहकर बनी इसराइल की तरह दुनिया और आखिरत का सारा बोझ अल्लाह करीम के सुपर्द करके आराम से बैठ जाएंगे। मगर हम सब हिम्मत करें तो मुझे यकीन है कि आलम इस्लाम अभी पुरजोश और ज़िंदा है।